मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था संबंधी 100 महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था मतलब भारत की राजनीति के समकक्ष मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था में जो राजनीति है, संविधान सम्मत सरकार चलती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आएंगे उस पर हम गोता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सीधे हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और जल के संसाधनों के बारे में व्यवस्था सुनिर्धारित करने के लिए एक विभाग बना है और उस विभाग का प्रमुख बनाया गया है श्री तुलसीराम सिलावट जी को। ये जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक। और भारत में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय को क्या कहा गया है? केंद्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उसके जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो मध्य प्रदेश के तुलसीराम जी सिलावट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और इस राष्ट्रीय दल की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई। हमारी भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय केवल एक ही राष्ट्रीय दल था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कम्युनिस्ट पार्टी भी 1964 में बनी थी बाद में। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन था? तो सन 1980 में 6 अप्रैल 1980 दो राष्ट्रीय नेता थे जो जनसंघ से जुड़े हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन दोनों ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। इसमें तत्कालीन जनता पार्टी के जो अलग घटक दल थे उन सब के विलय से एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया और बाद में चुनाव आयोग के द्वारा इनकी चुनाव में सफलता को देखते हुए इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो पहले कोई भी दल एक राजनीतिक दल बनता है, रजिस्टर्ड होता है और यदि उसे पर्याप्त संख्या में निर्धारित वोट प्रतिशत मिल जाता है, सीटें मिल जाती हैं, उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में गुजरात चुनाव में हुआ और पंजाब में हुआ, दिल्ली में, अन्य राज्यों में भी सहभागिता के कारण आम आदमी पार्टी जो 2013 में गठित हुई वो भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, किसी भी एक राज्य के लिए वहां का हाई कोर्ट होगा, लेकिन 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक हाई कोर्ट से काम चलाया जा सकता है, ठीक। ऐसी व्यवस्था करने का जो दायित्व है, ऐसी व्यवस्था करने का जो अधिकार है या शक्ति है, वह हमारे संसद के पास है। संसद किसको कहते हैं? संसद देश में 2 सदनों से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है, ठीक। संसद को हम केवल लोकसभा राज्यसभा ना कहें। अनुच्छेद 79 ये स्पष्ट करता है कि संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा और इसके द्वारा कानून बनाया जाएगा, तब जाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर पहला होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ था? तो यह जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह एक ऐसा कानून था, संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून है जो महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को संवैधानिक रूप देता है, ठीक। और यह जो अधिनियम था ये पंचायती राज के लिए था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कहता है। तो अनुच्छेद 40 आप पढ़े होंगे यदि संविधान, तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि राज्य यानी सरकार पंचायतों का जो गठन है वो कर सकती है। तो समय की नजाकत को समझते हुए भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी को लोकतंत्र में जोड़ने के लिए यह जो कानून है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और यह कानून पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय लागू किया गया था, क्योंकि तत्कालीन समय में 1992 से 97 तक कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो 2005 से 2023 यानी अभी तक भी, ये 2018 से 20 मार्च 2020 तक छोड़कर केवल लगभग 1.5 साल तक इनकी सरकार नहीं रही। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी कांग्रेस की 2018 में। इसके अलावा बाकी अवधियों को जोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5 बार जीत दर्ज की। 5 बार जीत दर्ज की। पहली बार 1991 में, फिर 1992 में, 96 में, 98 में और 2004 में। इस प्रकार से उन्होंने कई बार चुनाव जीता, लोकसभा के सदस्य बने 5 बार, और इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए इनकी राजनीति में ओहदा बढ़ा और मुख्यमंत्री बन गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। ठीक, और सुश्री उमा भारती जी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमें मिलान करना है। उमा भारती जी का जन्म टीकमगढ़ जिले के डुंडा नामक गांव में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने टीकमगढ़ में जन्म लिया। गांव का नाम था डुंडा। उमा भारती वर्ष 1989 में प्रथम और एकमात्र लोकसभा सदस्य चुनी गई। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने 1989 के अलावा 1991, 1992, 1998, 1999 और 2014 में भी चुनाव जीता, झांसी से जीता। तो कई बार उन्होंने कई जगह से, भोपाल से चुनाव लड़ा, उन्होंने झांसी से लड़ा, खजुराहो से लड़ा, सब में जीता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्वास्थ्य कारणों के चलते 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये गलत है, क्योंकि उनको जब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, उसका कारण ये था कि 1994 में कर्नाटक में हुबली दंगे हुए थे। उस दंगे में इनका नाम आने से इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। तो सरकार और राजनीतिक पार्टी के द्वारा इन पर दबाव बना और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सुश्री उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना करी थी। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मन में उन्होंने समझा कि हमें जो है राजनीतिक रूप से तिरस्कृत किया गया है, तो उन्होंने एक अलग दल बना लिया, उसका नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो पहला और चौथा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी भी राजनेता के संबंध में कुछ जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी बातों को प्रमाण के साथ जानना जरूरी है, और यह प्रश्न अक्सर पेपर में आते ही हैं। हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र, उनके कार्य क्षेत्र में। तो जो कार्य क्षेत्र है, ये हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र बताता है। पांडिचेरी एक संघ शासित राज्य है, और यह जो संघ शासित राज्य है, यह मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है। ये किसके अंतर्गत बात करेंगे हम? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट माने चेन्नई, तमिलनाडु का हाई कोर्ट जो है वो पांडिचेरी के पास, पांडिचेरी वहां पास में है। और पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। इसके जिले 3 राज्यों में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स जो हम आपको ओरल मौखिक बताते हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, तो आपके एग्जाम के लिए वो एक संजीवनी बूटी के समान सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन आता है, और उस हाईकोर्ट के तहत इसके वादों का निपटारा किया जाता है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है केरल के पास में है, एर्नाकुलम हाईकोर्ट जो केरल का है, उसके द्वारा यहाँ के वाद दायर किए जाते हैं और उनका निपटारा होता है। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, और यह जो केंद्र शासित प्रदेश है बंबई हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी का मद्रास, अंडमान निकोबार द्वीप का कलकत्ता, लक्षद्वीप का केरल, दमन दीव का बंबई। ठीक, इस तरीके से हम प्रश्न का मिलान कर लेंगे आंसर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो दोस्तों, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन पावर, यानी कोई भी हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य क्षेत्राधिकार क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टेटमेंट दिया है नहीं है, तो कौन कौन सा है उसकी हम बात करें।
तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार के संबंध में मामलों में सुनवाई इसमें की जा सकती है। विवाह, तलाक, इन संबंधी मामलों की यहाँ सुनवाई की जा सकती है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। निरीक्षण करने का भी क्षेत्राधिकार है अन्य कोर्ट्स का। अपील करने का यानी हाई कोर्ट में जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई यहाँ की जाती है, अपील है, ठीक। और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। तो जिला संभाग के अलावा फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों पावर हैं। लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। केवल किसका है? केवल सुप्रीम कोर्ट का है। अनुच्छेद 143 यह बताता है कि राष्ट्रपति को यदि संविधान के किसी सम्मत प्रश्न पर कोई परामर्श चाहिए संविधान के रूप में, उसकी व्याख्या के रूप में, तो स्पष्टीकरण के लिए कोई विवाद पर विधि संगत परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। तो यह उच्च न्यायालय का, उच्च मतलब हाई कोर्ट, इसका ये वाला अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न कहा गया है कि कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो दोस्तों, यह याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी कार्य पद्धति का, वर्क सिस्टम का परीक्षण करती है, टेस्ट करती है, उसका रिव्यू करती है। तो कौन सी ऐसी याचिका है? तो यह याचिका आएगी रिट के अंतर्गत, उसको कहा जाता है रिट, ठीक है। और यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए हाई कोर्ट जारी करेगी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय के लिए जारी की जाएगी। तो ये जो रिट है, ये उत्प्रेषण रिट है। आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट 5 प्रकार की पढ़ेंगे और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट 5 प्रकार की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट की बात करता है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट की बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो याचिका है अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाएगी अन्य न्यायालयों के लिए जो उससे निम्न कोटि के न्यायालय हैं, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी की जाएगी। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। उत माने ऊपर, प्रेषण माने भेजना। ऊपर भेजना यानी एक ऐसा कोई मामला विचाराधीन है किसी न्यायालय में जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है या उसमें कोई स्पेशल चीज है जो अपर कोर्ट को देखना चाहिए, तो वो उस कोर्ट को यह रिट जारी करके अपने पास भेजने के लिए कहती है कि उस मामले को हमारे यहाँ भेजें, है ना। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नवीन राज्यपाल के रूप में किसने 8 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, राज्यपाल जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे ही किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो उसका सबसे प्रमुख अधिकारी है वह राज्यपाल होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से देश में सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो नियुक्ति की बात करता है, यह क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो 8 जुलाई 2021 को 19वें राज्यपाल बने हैं, ठीक। किस क्रम के हैं? 19वें क्रम के। और 19वें क्रम के जो राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यह गुजरात के नवसारी जिले से आते हैं। वहां के आदिवासी नेता रहे हैं, वहां मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, अनुसूचित जाति युवा मोर्चा के नेता रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी उपलब्धियां, आज ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। आगे बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, अर्थात नींव रखने का श्रेय किन्हें जाता है। तो दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी नींव रखने का श्रेय जो जाता है, इनमें से किन नेता को जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इन सभी नेताओं की कार्यकाल में कुछ न कुछ पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। लेकिन यदि नींव की बात करेगा, यानी फाउंडेशन बेस किसने तैयार किया था, उस समय स्टार्टिंग किसने कराई थी, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश में भी बाद में हुई। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में 73वां 74वां संविधान संशोधन भी बना, बाकायदा पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा भी मिला। इंदिरा गांधी के समय में कुछ चीजें इस क्षेत्र में नहीं हुई थी, पुरानी ही चल रही थी।
लेकिन राजीव गांधी जी के समय में एक आया था 64वां विधेयक। यह जो 64वां विधेयक था यह 73वां विधेयक के समान था। जिस तरीके से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया था, तो वैसे ही 64वां विधेयक आया था जो लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से फिर वो पास नहीं हुआ, विघटन हो गया। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये विधेयक फेल हो गया, लेकिन प्रारंभ तो राजीव गांधी जी ने किया था। तो हमको बताया जाएगा कि ये नींव रखने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों, राज्य विधान परिषद क्या होती है? राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य में 2 सदन होंगे, ठीक है। किसी भी राज्य में 2 सदन यदि हैं, एक का नाम होगा विधानसभा और एक का नाम होगा क्या? विधान परिषद। लेकिन यह सदन हर राज्य में हो यह अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है, ठीक। जम्मू कश्मीर में था, वो 370 धारा हटने के साथ समाप्त हो गया है। तो राज्य में यदि 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसको हम कहते हैं विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल भी शामिल है। लेकिन यदि विधानसभा बस है तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर कहलाते हैं विधानमंडल। जिस तरीके से संसद को हम राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को मिलकर कहते हैं, वैसे ही विधानसभा और राज्यपाल को मिलकर विधानमंडल कहेंगे। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल है, तो तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहेंगे, है ना। तो पूछ रहा है कि इसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संख्या का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कभी कभी डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो विधान परिषद, विधानसभा का संरचना क्या है, इसका प्रावधान किस में है, जानना ही चाहिए। तो विधान परिषद की संरचना का जो प्रावधान है आर्टिकल 171 में कहा गया है। 171 में ये कहा गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 या 40 से कम नहीं, ठीक है, 1/3 से ज्यादा नहीं। यानी जो विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी वो उस राज्य के विधानसभा के टोटल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। तो ये तथ्य को ध्यान रखिएगा, ये वर्णन है 171 में, है ना। प्रश्न है आपसे कि मध्य भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? बताइएगा कहाँ है सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या, है ना। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे? तो दोस्तों, जो 17वीं लोकसभा हुई 2019 से 24 तक, इसका कार्यकाल है 17वीं लोकसभा का, और इसका जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में कितने चरण में हुआ था? तो यह जो आंसर है 4 चरण में हुआ था। पहला अगर आपको याद हो 29 अप्रैल को हुआ था, तीसरा हुआ था 6 मई को, फिर एक 12 मई को, एक 19 मई को। इस तरीके से ये चुनाव हुआ था और 25 को रिजल्ट आ गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है प्रश्न, आर्टिकल दिया है और उसके बारे में प्रावधान दिए हैं, ठीक है। इनके बारे में आप मिलान करें, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में है। आर्टिकल 315 क्या बताता है? तो आर्टिकल 315 में उस चीज का प्रावधान है जो देश की सबसे बड़ी सर्विस कहलाती है, वो है पीएससी। चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 315 ये बताता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ का मतलब यूनियन, पूरे भारत के लिए, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी नौकरी के लिए परीक्षा होती है, यह आयोग करता है। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी मध्य प्रदेश द्वारा, जैसे बीपीएससी बिहार द्वारा, आरपीएससी राजस्थान द्वारा। तो इसके बारे में वर्णन 315 में है। 317 क्या बताता है? लोकसभा आयोग के बारे में ही बताता है, लेकिन यह आर्टिकल लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाने के बारे में बताता है कि किसी भी सदस्य जो इस आयोग में हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, उसका विधि का वर्णन है। 319 में क्या है? आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। तो यानी इसके सदस्य न रहने पर, मतलब जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, तब वो क्या क्या पद धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो संवैधानिक निकाय में थे।
तो अगर वो संवैधानिक निकाय में हैं और बाद में रिटायर के बाद कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़कर कोई लाभ प्राप्त करते हैं, कोई मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका निषेध किया गया है इसमें। ठीक है, क्यों निषेध किया गया है? क्योंकि वो कार्यकाल के दौरान अगर सरकार या किसी राजनीतिक दल के संबंध में रहकर कोई ऐसा काम करें जो इलीगल है और बाद में रिटायरमेंट के बाद उस सरकार द्वारा उनको मंत्री पद जैसा कोई लाभ का पद दिया जाए, इसको रोकथाम करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 321 ये बताता है कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों की विस्तार करने की शक्ति, मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग है, उसका कार्य को बढ़ाने की शक्ति, उसके जितने कार्य हैं उनको और भी बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बात करता है ये आर्टिकल। तो इसका मिलान सीधा है 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां एकल स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है? एकल स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, ठीक। त्रिस्तरीय होती है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसको हम जनपद पंचायत कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है जो बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था। लेकिन कुछ राज्यों में एकल है, एकल मतलब एक निकाय, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, ठीक। तो ग्राम पंचायत के लिए ही जो व्यवस्था है वो केवल जम्मू कश्मीर में है, इस ऑप्शन में से, ठीक है। इस ऑप्शन में से जम्मू कश्मीर और किसमें है? और है केरल, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन राज्यों के लिए 5 राज्यों में एकल स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन असम में, कर्नाटक में, ओडिशा में, इसके अलावा हरियाणा में, ठीक है, और इसमें और पांडिचेरी में और दिल्ली में यहाँ क्या है? 2 स्तरीय। क्या है इसमें? 2 स्तरीय है। लेकिन जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, इन 5 राज्यों में कैसा है? एकल स्तरीय। ध्यान रखिएगा एकल स्तरीय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों पंचायत सचिव जो होता है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक। और इस प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने के बारे में जो प्रावधान है वो ये बात करता है कि राज्य सरकार जो है पंचायत की अनुशंसा के माध्यम से करेगी, अर्थात पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति की अनुशंसा की जाएगी और राज्य सरकार बकायदा विधि नियम के तहत उसकी अपॉइंटमेंट कर देगी। तो राज्य सरकार करती है और पंचायत की संस्तुति के आधार पर पंचायत का भी परामर्श लिया जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। उत्तर भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है वो क्या है? ये प्रश्न अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो हमेशा ध्यान रखें कि केंद्र हो या राज्य हो, जिस सदन के सदस्य जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे उनको हम लोकप्रिय सदन कहेंगे और निम्न सदन कहेंगे। इस निम्न से मतलब ये नहीं कि उसकी हैसियत निम्न है, ठीक। निम्न सदन का मतलब होता है कि जो सदस्य होंगे वो लोकप्रिय होंगे, लेकिन उच्च सदन जो होगा उसमें विशेषज्ञ सदस्य होंगे। विशेषज्ञ सदस्य इस तरीके से कि वैसा सदन जिसकी जो कभी भंग ना होगा, लगातार उसमें बैठक, चर्चा, परिवाद चलता रहता है, उसको हम विशेषज्ञ सदन कहते हैं, विशेषज्ञ निकाय कहते हैं। और वह होता है केंद्र में, जो इसको हम कहते हैं स्थायी सदन, ठीक। ये जो पूछ रहा है उच्च सदन को और क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। स्थायी सदन के अलावा क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ सदन, ठीक है। विशेषज्ञ सदन का इसका मतलब नहीं कि इसके सारे मेंबर स्पेशलिस्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि ये विशेषज्ञ के रूप में जो निकाय के रूप में काम करेंगे उस निकाय में बैठकें होंगी, लगातार होंगी, स्थायी होगा यानी कभी भंग नहीं होगा, ठीक। तो जिस तरीके से केंद्र में होती है राज्यसभा, ऐसे ही राज्य में होता है विधान परिषद। क्या होता है राज्य में? विधान परिषद। तो अगर केंद्र पूछे तो केंद्र में स्थायी सदन, विशेषज्ञ सदन, उच्च सदन कहलाएगा राज्यसभा, और राज्यों के मामले में विधान परिषद कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विधान परिषद, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें।
तो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त किया गया है? अभी हमने पुराने प्रश्न में इसकी चर्चा कर ली है विस्तार से कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2019 में, और बकायदा जो 2019 में 31 अक्टूबर को यह प्रावधान लागू हो गया है, वहां जो है विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। ठीक, आगे जो भी व्यवस्था होगी सरकार कर सकती है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, हमारे देश में जो भी सरकार केंद्र और राज्य में चल रही हैं, वो संविधान में दी गई विधियों के अनुसार संचालित हैं, और उन विधियों को प्राप्त करने का आधार यानी संविधान में उनकी जो शक्ति प्रदान की गई उसके तहत उनका शासन संचालन होता ही है। तो पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कैसे हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो इसकी स्थापना कैसे की जा सकती है? तो उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 169 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद कैसे बन सकती है, कैसे गठित हो सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। तो इसके बारे में संक्षिप्त आप यह जान लें कि यदि कोई भी राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तो बाकायदा उसके सारे विधानसभा के सदस्य मिलकर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे, और वह प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र में जाएगा। केंद्र में कहां जाएगा? संसद में जाएगा, और संसद यदि उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये आर्टिकल 169 में उल्लिखित है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 20, नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कैसे होता है नगर निगम? नगर निगम आप जानते हैं, जिस तरीके से हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। कुछ राज्यों में एकल है, कुछ राज्यों में 2, कुछ राज्यों में, जब पश्चिम बंगाल में तो 4 स्तरीय है। तो उसके तर्ज पर जो राज्यों में नगर निकाय है, नगर निकाय मतलब अर्बन क्षेत्र में स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो जो व्यवस्था है उसके बारे में भी कई चीजों को वर्णित किया गया है। एक होती है नगर पंचायत, ठीक, नगर पंचायत के बाद होती है नगर परिषद, और नगर परिषद के बाद आता है नगर पालिक निगम। ठीक है, तो नगर पालिक निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये 3 स्तरीय का वहां भी होता है। नगर पंचायत जो पंचायत से उत्कृष्ट हो, जैसा क्षेत्र जो नगर में बदल रहा हो वहां नगर पंचायत होगी। नगर परिषद जो नगर पंचायत से बड़ा क्षेत्र हो, ऐसे ही नगर पालिक निगम सबसे बड़ा हो जहां 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी। ठीक, वो उसके सदस्य जो होंगे किसी भी नगर पालिक निगम में, जो वार्ड होंगे, वार्ड मतलब वार्ड सदस्य, एक वार्ड में जैसे ग्राम क्षेत्र में पंचायत सरपंच होते हैं, ऐसे ही जो नगर निगम होगा उसका प्रमुख तो महापौर होगा, लेकिन अलग अलग वार्ड बनेंगे। वार्ड के सदस्य जो मेंबर चुने जाएंगे, प्रधान, उनको कहा जाएगा पार्षद कहा जाएगा, पार्षद कहा जाएगा, और उनकी संख्या 40 से 70 तक हो सकती है मैक्सिमम। और पूछ रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन 2 टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यह होता है कि चुनने की शक्ति जनता द्वारा डायरेक्ट होगी, अर्थात वह व्यक्ति, वह उम्मीदवार जनता द्वारा डाले गए वोट के माध्यम से डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन ऐसा होता है कि प्रतिनिधि निर्वाचन होता है, अर्थात जनता जिसको चुनेगी वो व्यक्ति किसी और को चुनेगा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोटिंग नहीं करती है, ठीक है, कौन वोटिंग करता है? जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। जैसे लोकसभा सांसद, विधानसभा के विधायक, वो सब राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होगा? जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करेगी। जैसे लोकसभा सदस्य को चुनना, प्रधानमंत्री को क्या हम चुनते हैं? नहीं चुनते, वो तो मनोनीत किया जाता है जो बहुमत दल का नेता होगा, लेकिन हम चुनते किसको हैं? लोकसभा सांसद को, ठीक, और विधानसभा के विधायक सदस्य को। विधान परिषद के सदस्यों को हम नहीं चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और कुछ नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। ऐसे ही राज्यसभा के सदस्यों को भी जनता नहीं चुनती, विधायक चुनते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति को भी जनता नहीं चुनती, उपराष्ट्रपति को भी जनता नहीं चुनती। अगर हम कहें कि जनता चुनती है तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसा निर्वाचन जो डायरेक्ट जनता द्वारा ना हो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यदि डायरेक्ट जनता करे उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो दोस्तों, द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब होता है राज्य में 2 सदन होना। 2 सदन का मतलब विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा हो और राज्यसभा हो, ऐसे ही पूछा गया है
कि किस राज्य में नहीं है दो सदनात्मक। तो इसमें से आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में यदि हैं, तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में केवल जो है 230 सदस्य हैं, और एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो भी हटा दिया गया है 2020 में। तो मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। ठीक है, 6 राज्यों में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक, और महाराष्ट्र में है। इन 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या क्या बताया, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है। मध्य प्रदेश में नहीं है इन ऑप्शन में से। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों योजना मंडल की स्थापना क्यों की गई, प्लानिंग बोर्ड की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो हमारे पास अगर प्लानिंग है तो हम कार्य को व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे और एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, एक निश्चित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही राज्य में भी नीति बनाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए बाकायदा प्लानिंग बनाई जाएगी, और उस प्लानिंग के संबंध में जो निकाय है वो जो काम करेगा उसका नाम रखा गया योजना मंडल। जिस तरीके से केंद्र में 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग बना था, बाद में 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग थिंक टैंक का निर्माण किया गया, वैसे ही राज्य में मध्य प्रदेश में योजना विभाग की स्थापना की गई, योजना निकाय बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया, उसी को कहा गया था योजना मंडल। और यह गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972, और इसके पहले उपाध्यक्ष थे। जिस तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पदेन, नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, वैसे ही जो योजना मंडल था उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते थे, और उपाध्यक्ष जो है दयाशंकर नाग पहले बनाए गए थे, दयाशंकर नाग। ठीक है, ये बनाए गए थे 24 अक्टूबर 1972 को। बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर योजना मंडल के स्थान पर क्या कर दिया गया, योजना आयोग। कौन सा योजना आयोग, राज्य योजना आयोग। ठीक, तो योजना आयोग 2007 में इसका नाम बदलकर योजना मंडल से योजना आयोग कर दिया गया था। ये संबंधित फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों जो जिला पंचायत का गठन होगा वो कितनी जनसंख्या पर होगा, न्यूनतम 50,000 की जनसंख्या पर होगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर होगा, 50,000 की जनसंख्या पर। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों की जो हाउस होता है, उस हाउस को चलाने के लिए जो चेयरपर्सन होंगे उनको हम विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे। वो विधानसभा की बैठकों का संचालन करेंगे, ठीक, प्रश्नों को स्वीकार करेंगे और बाकायदा जो संविधान सम्मत विधि हैं उनका पालन करेंगे। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, किसी भी दल विशेष के लिए काम नहीं करते, वो फिर एक सरकार के एक संविधान सम्मत कार्य करने के पद को धारण करते हैं। ठीक, संवैधानिक पद है विधानसभा अध्यक्ष। तो पूछा गया है कि किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये करंट का भी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पूछा गया है। तो पहली बात तो विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन, तो श्री गिरीश गौतम जी हैं, और ये गिरीश गौतम जी हैं रीवा से हैं, और रीवा से कहाँ से विधायक हैं, विधायक ही विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। तो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र रीवा में पड़ता है, और वहीं से ये क्या है, अध्यक्ष विधायक हैं, और फिर ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, भाजपा से हैं ये। एक आगे बात करते हैं, यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो दोस्तों यह उपसभापति को दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि सभापति त्यागपत्र देना चाहे अध्यक्ष तो किसको देगा? सभापति बोलो या अध्यक्ष बोलो, एक ही है। ठीक है, सभापति बोला जाए या अध्यक्ष बोला जाए, एक ही शब्द है। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को या उपसभापति को त्यागपत्र देगा। यानी अगर अध्यक्ष या सभापति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपसभापति को देगा, और यदि उपसभापति पे त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? सभापति को देगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहे तो उपराष्ट्रपति को पत्र देगा कि हम त्यागना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पद त्यागना चाहे तो राष्ट्रपति को पत्र देगा, ठीक, त्यागपत्र का। इस तरीके से ये व्यवस्था है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र,
और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र, ऐसा। तो ये ट्रिकी है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे